नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वैल्यूएडिशन। दोस्तों, वैल्यूएडिशन के आज के एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट के जो भी फॉर्म हायर पेंशन के रिजेक्ट किए गए उसके ऊपर एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट किस तरह का फाइट बैक करना। दोस्तों, आप सबको पता होगा 18 जनवरी 2025 को सेंट्रल पीएफ कमिश्नर ने एक सर्कुलर इशू किया था और इस सर्कुलर के तहत एक क्लियर रूल दिया गया था कि अगर किसी भी एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट के जो रूल्स है वो ईपीएस 95 से किसी भी तरह से अलाइन नहीं हो रहे या वहां पर अगर ये परमिशन नहीं दी जा रही कि एक्चुअल बेसिक प्लस जीए के ऊपर कंट्रीब्यूशन किया जा सकता है, तो दोस्तों ऐसे सारे फॉर्म को रिजेक्ट कर देना चाहिए। और दोस्तों, इस क्लैरिफिकेशन का इतना पुख्ता तरह से यूज किया रीजनल पीएफ कमिश्नर्स ने कि मैक्सिमम एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट के जो एम्प्लॉयज है उनके फॉर्म रिजेक्ट कर दिए गए। अब दोस्तों, यहां पर सबसे ज्यादा नुकसान पता है किसका हुआ है? कुछ पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज का, कुछ बड़ी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि महिंद्रा, बजाज, टाटा, इन सब की अगर आप बात करेंगे तो इनके सारे एम्प्लॉयज का दोस्तों यहां पर एक एक करके नुकसान होते जा रहा है। और दोस्तों, अगर इन लोगों की संख्या अगर आप निकालेंगे तो वो लाखों में जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जब ईपीएफओ इस तरह के रिजेक्शन लेटर इश्यू कर रहा है तो वो तीन तरह के फॉर्मेट में इश्यू कर रहा है। एक तो दोस्तों डायरेक्टली एम्प्लॉय को बताया जा रहा है कि आपके ट्रस्ट के रूल हमारे साथ अलाइन नहीं करते या अलाउ नहीं करते आपको हायर पेंशन लेने के लिए, इसलिए आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। दूसरा दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशंस को डायरेक्ट नोटिस दिया जा रहा है कि आपके ट्रस्ट के रूल अलाइन नहीं करते, अलाउ नहीं करते हायर पेंशन के लिए, इसलिए आपके सारे एम्प्लॉयज के जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दिए जा रहे हैं। और दोस्तों, तीसरी केस ऐसी आ रही है कि जहां पर पहले किसी को डिमांड लेटर इश्यू हो चुका था और वो बंदा अगर एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट का है, उस बंदे ने डिमांड लेटर के बेसिस पर पैसा ईपीएफओ को वापस कर दिया और अब वो वेट कर रहा था कि उसकी हायर पेंशन शुरू हो जाएगी। लेकिन जैसे ही 18 जनवरी का क्लैरिफिकेशन आया, ईपीएफओ ने उसकी कंपनी को एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट बोल के और हमारे रूल के साथ अलाइन नहीं हो रहा, वहां पर हायर पेंशन अलाउ नहीं हो रहा है, ये कहकर दोस्तों उनका एप्लीकेशन अब रिजेक्ट कर दिया है। तो उनको बोला गया कि भाई, आपसे जो हमने पैसा लिया था वो पैसा हम आपको वापस करने के लिए तैयार है, लेकिन हम आपको हायर पेंशन नहीं दे सकते। तो दोस्तों, ये तीनों सिनारियो अब मार्केट में आपको देखने के लिए मिलेंगे, जहां पर ईपीएफओ एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट के एम्प्लॉयज को, ऑर्गेनाइजेशंस को, ऐसे लोगों को जिनसे पैसा उनको ऑलरेडी वापस मिल चुका था, उन तीनों को दोस्तों फॉर्म रिजेक्शन का नोटिस भेज रहा है। और दोस्तों, इन सारे नोटिस में एक खासियत है कि ईपीएफओ सबको 7 दिन का मौका दे रहा है कि वो चाहे तो अपने डिफेंस में अपनी बयानबाजी यहां पर पेश कर सकते हैं, अपना डिफेंस पेश कर सकते हैं। और दोस्तों, इसका फायदा उठाते हुए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने बहुत पुख्ता तरह से रिप्लाई दिया, बहुत बढ़िया रिप्लाई दिया, जो बिल्कुल लॉजिकल है और बिल्कुल सेंस बनाता है कि जिस तरह से वो अपना डिफेंस कर रहे हैं उसमें वो जीत भी जाए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में वो तीनों तरह के लेटर्स मैं आपको दिखाऊंगा जो ईपीएफओ एम्प्लॉय को, ऑर्गेनाइजेशंस को और उन लोगों को जिनको पहले पैसा भरने के लिए बोला गया, पैसा भरने के बाद उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट किया गया। ऐसे दोस्तों ये तीनों लेटर मैं आपको दिखाऊंगा। और दोस्तों, उसके बाद मैं आपको 2 ऑर्गेनाइजेशंस के वो लेटर दिखाऊंगा जिन्होंने अपने डिफेंस में ईपीएफओ को कुछ यहां पर आर्ग्यूमेंट्स दिए, कुछ यहां पर बयानबाजी उन्होंने की हुई है, कुछ वहां पर उन्होंने अपनी तरफ से डिफेंस पेश किया। और दोस्तों, वो डिफेंस कितना पुख्ता है वो भी दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो समर्पित है उन एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट को जो फाइट बैक कर रहे हैं अपने हक के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक गुजारिश है। दोस्तों, मैं लगातार 2 साल से हायर पेंशन के ऊपर बहुत सारी वीडियो बना रहा हूं। आप सबको एक एक क्लैरिटी देते 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 दोस्तों 2 साल की जर्नी आपके साथ मैंने यहां पर पूरी की है और मुझे पूरा भरोसा है कि इससे बहुत लोगों को उम्मीद मिली होगी, बहुत लोगों को मदद भी मिली होगी। और आज दोस्तों हम उस मुकाम पर आ चुके हैं जहां पर यह जर्नी बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाली है। और दोस्तों, जब इतनी मेहनत मैंने आपके साथ की है, मैंने इतना साथ आपका दिया है, तो दोस्तों आपका साथ भी मैं यहां पर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। आज तक अगर आपने वैल्यूएडिशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये चैनल सीनियर सिटीजन्स की मदद के लिए बहुत चीजें करता है। स्पेशली मैं बहुत सारी चीजें दोस्तों आपके सामने लेकर आता हूं जो आपकी जिंदगी में वैल्यू ऐड कर सकती हैं। मैं सिर्फ हायर पेंशन से रिलेटेड ही नहीं, मैं पोस्ट रिटायरमेंट के बाद की आपकी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो भी कैसे करनी चाहिए उसके ऊपर भी दोस्तों मैं बहुत सारी वीडियोस आपको बताता हूं। कौन सी गवर्नमेंट स्कीम से जिसका आपका फायदा ले सकते हैं, जिससे सीनियर सिटीजन को बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सकता है दोस्तों, वो भी मैं इन वीडियोस में बताता हूं। तो ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहे, उसके लिए उनका नोटिफिकेशन आपके पास आना चाहिए और वो नोटिफिकेशन आपको तब आएगा जब आप वैल्यू एडिशन को सब्सक्राइब करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं और आज तक अगर आपने मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जिस तरह से
मैं आपकी मदद के लिए थोड़ा सा हेल्प करता हूं, मैं आपकी मदद के लिए थोड़ा सा रिसर्च करता हूं, आपके सामने वीडियोस लेके आता हूं ताकि आपको फायदा हो सके। तो दोस्तों उसी तरह से अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो उससे होगा ये कि YouTube को पता चलेगा कि ये चैनल बहुत लोगों को पसंद है और दोस्तों यहाँ के वीडियो प्रमोट होंगे तो ज्यादा से ज्यादा सीनियर सिटीजन को मदद हो सकती है। हम एक सब्सक्राइब बटन दबाने से बहुत सारे सीनियर सिटीजन को एक साथ मदद कर सकते हैं। दोस्तों ये ताकत आपके हाथ में है, तो सब्सक्राइब किए बगैर दोस्तों आगे मत बढ़िएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वो पहला केस है जहां पर ईपीएफओ ने डायरेक्टली एम्प्लॉय को यहां पर नोटिस भेजा है कि भाई आपका फॉर्म हम रिजेक्ट करने वाले, 7 दिन के अंदर आप अपना डिफेंस पेश कीजिए। तो दोस्तों फास्ट फॉरवर्ड में इनको देखेंगे क्योंकि आज का हमारा मेन फोकस होगा उन रिप्लाईज के ऊपर जो ऑर्गेनाइजेशन ने ईपीएफओ को दिया हुआ है। तो दोस्तों ये पहला केस जो है आप देख सकते हैं रीजनल पीएफ ऑफिस केआर पुरम बेंगलोर से इशू हुआ है। और दोस्तों जिन व्यक्ति को इशू हुआ है उनकी इंफॉर्मेशन मैंने मास्क कर दी क्योंकि उनकी प्राइवेसी की मैं इज्जत करता हूं। इसको दोस्तों फास्ट में पढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि क्या हो रहा है। With reference to the above cited subject, we are in receipt of joint option application pertaining to the member bearing so and so PF number, white acknowledgement number so and so. On scrutiny of the application, it is found that the member has multiple services in various establishment, out of which one or more of the establishment is a trust or exempted establishment. दोस्तों ये जो व्यक्ति जिनको ये नोटिस इशू हुआ है ये व्यक्ति मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस में सर्व कर चुके हैं और यहां पर ईपीएफओ का कहना है कि उन मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस में से एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट था। It is observed that the trust rules do not permit to remit the EPS contribution on higher wages and restrict the EPS contribution to the ceiling limit only. EPFO head office had issued clarification on the trust rule on 18/1/2025 white letter number so and the same has been reproduced below for your reference. अब दोस्तों यहां पर इन व्यक्ति को बताया जा रहा है कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन जो एग्जेम्प्टेड था उनके जो रूल्स थे वो अलाउ ही नहीं करते कि आप एक्चुअल बेसिक प्लस जीए के ऊपर में कंट्रीब्यूट करें और इसीलिए आप बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं हैं। अब दोस्तों यहां पर वही रेफरेंस दिया जा रहा है 18 जनवरी का जो सर्कुलर था उसमें क्या लिखा गया वो यहां पर दिया गया। यहां अगर आप देखेंगे तो क्लियर लिखा है द एलिजिबिलिटी फॉर द पेंशन ऑन हायर वेजेस केसेस शुड बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सटेंट रूल्स of the exempted establishments in consonance with the directions of Honorable Supreme Court in Sunil Kumar case. Further, in case the trust rules are amended post decision dated 4/11/2022 in Sunil Kumar case, applications of the members of such trust may not be considered. दोस्तों वो जो सर्कुलर था 18 जनवरी का उसमें लिखा गया था कि जो भी हायर पेंशन की एलिजिबिलिटी निकलेगी वो निकलेगी पीएफ ट्रस्ट को मद्देनजर रखते हुए और जो भी उनके एग्जिस्टिंग रूल है उसको मद्देनजर रखते हुए। अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 4/11/2022 को आया था और 4/11/2022 के बाद अगर कोई भी पीएफ ट्रस्ट अपने रूल्स चेंज करता है तो उसको अमान्य धरा जाएगा और पुराने रूल्स के बेसिस पर ही यहां पर डिसीजन दिया जाएगा। अब दोस्तों यहां पर और एक इंटरेस्टिंग चीज है, एज पर ईपीएफओ मैनुअल ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर पार्ट 3 पॉइंट्स 2.1.1b एंड 2.1.1c विच इज रेड एज फॉलो। अब दोस्तों पहली बार ईपीएफओ ने अपने मैनुअल ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर पार्ट 3 को भी दोस्तों यहां पर इन्वोक किया है। तो दोस्तों ये हमको पढ़ना चाहिए कि क्या है क्योंकि मैक्सिमम एप्लीकेशन में सिमिलर काइंड ऑफ क्लॉजेस यूज किए गए। तो दोस्तों जो क्लॉज था पॉइंट 2.1.1b उसमें लिखा है where the pay of the member exceeds rupees 5,000 per month, the contribution payable shall be limited to the amount payable on his pay of 5,000 only. However, at the option of the employer and the employee, contribution of 8.1/3 मतलब 8.33% may be paid on the pay exceeding rupees 5,000 per month from the date of the commencement of the scheme or from the date pay exceeds 5,000 whichever is later. अब दोस्तों ये जो अकाउंटिंग का जो क्लॉज था 2.1.1b इसमें लिखा गया था कि अगर किसी भी मेंबर की जो सैलरी है मतलब बेसिक प्लस डी अगर वो 5,000 से ऊपर है तो उसका मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन जो ईपीएस में लिया जाएगा वो लिया जाएगा 5,000 के सीलिंग के ऊपर। अब दोस्तों ये रूल 2009 के पहले का होगा क्योंकि 2009 के पहले सीलिंग थी 5,000, उसके बाद 2009 से 2014 तक की 6,500 और 2014 के बाद दोस्तों 15,000 रुपए। क्योंकि यहाँ पर 5,000 रुपए मेंशन किया गया तो मैं ऐसा पकड़ के चल रहा हूं कि ये जो अकाउंटिंग रूल है ये 2009 के पहले का रूल था जहां पर यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो दोस्तों जो 2.1.1c यहां पर बोलता है वो है द ऑप्शन शुड बी फॉर द पेमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑन द पे एक्चुअली ड्रॉन इन द एक्सेस ऑफ ₹5,000 एंड विल बी इन्फोर्स्ड टिल द रिटेंशन ऑफ मेंबरशिप। ऑप्शन 1 एक्सरसाइज इज फाइनल। अब दोस्तों यहां पर बोल रहे हैं कि अगर आपको 5,000 के ऊपर कंट्रीब्यूशन करना था तो उसके लिए एक जॉइंट ऑप्शन दिया गया था और वो आपको एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के कंसेंट के साथ दोस्तों यहां पर साइन करके देना था ईपीएफओ को
तभी आप एक्चुअल बेसिक प्लस जे के ऊपर जो 5,000 से बढ़कर होगा उसके ऊपर आप कंट्रीब्यूट कर सकते थे। Not exercising joint option for the previous services and not remitting on higher wages renders the applicant ineligible for the pension on higher wages benefit। ईपीएफओ का कहना है क्योंकि आपने जॉइंट ऑप्शन नहीं दिया था हायर वेजेस के ऊपर जाने के लिए, और आपने हायर वेजेस के ऊपर जो भी पैसा बनता था देने का वो भी आपने ईपीएस को नहीं दिया था, इसलिए अब आपकी एप्लीकेशन को इनएलिजिबल माना जाता है। अब दोस्तों ईपीएफओ यहां पर कह रहा है कि उनके अकाउंटिंग के रूल्स अलाउ करते थे हायर वेजेस पे देने के लिए, लेकिन आपने अपने एम्प्लॉयर के साथ मिलकर ऐसा कोई जॉइंट ऑप्शन फॉर्म नहीं दिया। और दोस्तों जॉइंट ऑप्शन फॉर्म पता है कौन सा है? 26/6 पैरा का, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा जरूर। अब दोस्तों ये एप्लीकेशन आपने नहीं दिया इसलिए आपका फॉर्म रिजेक्ट किया, ऐसा ईपीएफओ का कहना है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं 2009 में एक केस भी चला था जहां पर कुछ एम्प्लॉयज को एक्चुअल बेसिक प्लस जे के ऊपर में पेंशन चाहिए थी और उन्होंने ईपीएफओ को रिक्वेस्ट की, और वहां पर दोस्तों ईपीएफओ ने उनके फॉर्म लेने से मना कर दिया, और दोस्तों वो कोर्ट में गए और कोर्ट में केस जीत भी गए थे। इसलिए 2014 के पहले जो लोग रिटायर हो गए थे दोस्तों, उनकी बहुत लोगों की हायर पेंशन शुरू हो गई थी। लेकिन जैसे ही 4/11/2022 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, ईपीएफओ ने पता है एक चालाकी की, जिन जिन लोगों की हायर पेंशन 2014 के पहले शुरू थी उन सबका पैसा वापस कर दिया और उनको बोला कि भाई आपका जो पहले का डिसीजन था वो खारिज है, सुप्रीम कोर्ट का नया डिसीजन आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट के नए डिसीजन के हिसाब से ही आपको हायर पेंशन दी जाएगी, इसके लिए आपको फिर से एक बार एप्लीकेशन करनी होगी। और जिन लोगों ने पहले एप्लीकेशन की थी और किसी रीजन से ईपीएफओ ने उनका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया था, वो भी अब फिर से कर सकते हैं। और दोस्तों यहां पर पता है क्या हुआ, ऐसे जो बहुत सारे वृद्ध लोग थे जो 2014 के पहले हायर पेंशन ले रहे थे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से, जब ये नया सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उनकी हायर पेंशन बंद हो गई और उनको दोस्तों ध्यान नहीं रहा और उनको शायद इंफॉर्मेशन भी नहीं थी कि फिर से एक बार जॉइंट ऑप्शन एक्सरसाइज करना है, और उन्होंने नहीं किया और 2023 में दोस्तों फॉर्म डालना भूल गए। और अब उन लोगों को सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के तहत, जो नया जजमेंट था उसके तहत इनएलिजिबल मानकर ईपीएफओ ने उनकी पेंशन भी बंद कर दी। मतलब एक तरफ तो ये कह रहा है कि भाई आपको फॉर्म दे देना चाहिए था पहले, और दूसरी तरफ तो दोस्तों ईपीएफओ ये कहता है कि भाई उनको मतलब जिन लोगों को चाहिए था उनको कोर्ट तक जाके ईपीएफओ से झगड़ना पड़ा, और कोर्ट ने जब उनको दे दिया तो अगेन उनके साथ खेल ये नए जजमेंट को यूज करके ईपीएफओ ने कर दिया था। अब दोस्तों इसी को आगे बढ़ते, पुरानी केस तो हो गई, लेकिन इस केस में मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पे ये लोग क्या कह रहे हैं। इन द व्यू ऑफ द अफोरसेड क्लैरिफिकेशन रिसीव्ड फ्रॉम ईपीएफओ हेड ऑफिस एंड द मैनुअल ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर पार्ट 3, the employee bearing part number is not eligible for exercising the option under S12 para 11(3) or present para 11(4) of the employee pension scheme 1995. In this context, we are providing a period of 7 days to the member from the receipt of this notice as to why the application for joint option on pension on higher wages received via acknowledgement number should not be rejected. तो दोस्तों यहाँ पर फाइनली बोल दिया गया कि आप इनएलिजिबल हो चुके हैं और आपको 7 दिन का समय दिया जाता है। आप अगर अपने डिफेंस में कुछ बताना चाहे तो बता सकते हैं, ऐसा यहाँ पर ईपीएफओ ने कहा हुआ है, और फाइनली रीजनल पीएफ कमिश्नर ने इसको साइन करके छोड़ दिया है। तो दोस्तों ये तो हो गया इंडिविजुअल लेवल पर जब लेटर आ रहा है। अब जब ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे अगर हम देखेंगे कि लेटर किस तरह से आ रहा है, तो यहां पर मैं आपको बीईएमएल का केस दिखाना चाहूंगा। पूरा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। यहां पर भी दोस्तों यही लिखा गया है कि हायर पेंशन के ऊपर आपका ट्रस्ट रूल अलाउ नहीं करता देने के लिए। मतलब कि आपका ट्रस्ट रूल ये कहता है कि जब भी ईपीएस का कंट्रीब्यूशन किसी एम्प्लॉय का होगा तो सिर्फ और सिर्फ सीलिंग के ऊपर होगा, आप हायर वेजेस पे नहीं दे सकते हो। और इसके लिए आपने पहले कभी भी कोई जॉइंट ऑप्शन नहीं दिया है, ना ही पैरा 11(3) के तहत, ना ही पैरा 11(4) के तहत, ना ही आपने जॉइंट ऑप्शन 26/6 का फॉर्म यहां पर सबमिट किया। दोस्तों जो मैं ये पैराज और ये बोल रहा हूं उससे आप कंफ्यूज मत होइए। मॉरल ऑफ द स्टोरी ईपीएफओ ये कहना चाहता है कि भाई आपका ऑर्गेनाइजेशन का जो ट्रस्ट रूल है वो सिर्फ और सिर्फ आपको सीलिंग बेस्ड ही पेंशन देने के अलाउ करता है, आपको हायर पेंशन के लिए अलाउ नहीं करता है। इसलिए हम आपके जितने भी एप्लीकेशन है पूरे रिजेक्ट कर रहे हैं। अब दोस्तों देखिए, ये जो बीएमएल का जो भी ट्रस्ट था वहां पर ये जो डार्क शब्दों में आपको दिख रहा है, whereas the rule 17(2) of the said trust says that the employer's contribution to the provident fund shall be limited to the statutory wage ceiling only. The relevant extracts of the said EPF trust rules of the establishment are produced here under. अब दोस्तों यहाँ पर रूल 17 देख के आपको मजा आ जाएगा। यहाँ पर रूल 17 है, where the monthly pay of such member exceeds ₹3,500, the contribution payable by him and in respect of him by the employer shall be limited to the amounts payable on a monthly pay of ₹3,500, including dearness allowance, retaining allowance and if cash value of food. अब दोस्तों पहले जो मैंने आपको लेटर दिखाया उसमें सीलिंग लिमिट बताई गई थी 5,000, यहाँ पर बताई जा रही है
3,500। पता है क्यों दोस्तों? क्योंकि ईपीएस 95 की जो स्कीम थी वो 1995 से लागू हुई। उसके पहले एक फैमिली पेंशन स्कीम हुई थी जिसमें सीलिंग दी थी दोस्तों, वो दी थी 3,500 की। और दोस्तों ये जो रूल इनके बने हुए हैं वो 1993 के बने हुए हैं। मतलब कि ईपीएस आने से पहले फैमिली पेंशन के लिए जो रूल बने थे वो इनके ट्रस्ट के बने हुए थे। इसलिए दोस्तों यहां पर 3,500 का रूल यहां पर इन्होंने बनाया हुआ था। अब दोस्तों यहां पर ईपीएफओ क्या कह रहा है? ओके, ये पॉइंट नंबर 7 देखिए। द एम्प्लॉयर हैज सबमिटेड, मतलब बेसिकली बीएमएल को भी ये नोटिस इशू किया गया था कि भाई क्योंकि आपके ट्रस्ट के रूल अलाउ नहीं करते, इसलिए आपके सारे जितने भी एप्लीकेशन है, सारे एम्प्लॉयज की एप्लीकेशन हम खारिज कर रहे हैं, लेकिन आप चाहे तो 7 दिन के अंदर जस्टिफिकेशन दे सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर एम्प्लॉयर ने जस्टिफिकेशन दिया। एम्प्लॉयर ने जब जस्टिफिकेशन दिया तो एम्प्लॉयर हैज सबमिटेड हिज एक्सप्लेनेशन टू दिस ऑफिस वाइड लेटर डेटेड 22/8/2024. The contents which were examined carefully. It was found that the EPF trust rules of 1993 of the establishment were neither amended nor substituted thereafter, even after the introduction of the Employee Pension Scheme 1995. Ipso facto, the employer is prevented by the trust of BEML Provident Fund Trust from contributing on over and above the wage ceiling prescribed from time to time. अब दोस्तों यहां पर तो ईपीएफओ कह रहा है कि आपका जस्टिफिकेशन जब हमने पढ़ा तब हमको पता चला कि आपने 1995 में भी अपने ट्रस्ट रूल अमेंड नहीं किए, और क्योंकि आपने ट्रस्ट रूल अमेंड नहीं किए इसीलिए जो आपके वेज सीलिंग के ऊपर जाके आपके एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, ये आपका ट्रस्ट रूल आपको अलाउ नहीं करता, इसलिए आपका हायर पेंशन का फॉर्म यहां पर रिजेक्ट कर दिया जाता है। In view of the unique facts and specific circumstances discussed above, it is found that the applicant's request for pension on higher wages do not fulfill the conditions laid down by the EPFO head office circular dated 23 March 23, 14 June 23 and 18/1/25. Accordingly, it is held that the employee of MS BEML Limited are not eligible to exercise the option under erstwhile para 11.3 or present 11.4 of the employee pension scheme and hence cannot avail the benefits of the said judgment. और दोस्तों ऐसा कहकर ईपीएफओ ने यहां पर फुल स्टॉप लगा दिया। अब दोस्तों मजे की बात पता है क्या? मजे की बात यह कि ये जस्टिफिकेशन तो इन्होंने दे दिया, लेकिन 3,500 की जो सीलिंग थी वो फैमिली पेंशन स्कीम की थी 1995 के पहले। 1995 से लेके दोस्तों 2007-9 तक 5,000 की सीलिंग थी, उसके बाद 6,500 की सीलिंग थी, और फिर 2014 से आगे अगर आप जाएंगे तो वो सीलिंग बन जाती है 15,000 की। अब दोस्तों इनका रूल ये कहता है, बीएमएल का ट्रस्ट का रूल ये कहता है कि भाई आप 3,500 के ऊपर कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते। लेकिन जब ईपीएस 95 लागू हो गया तो बीएमएल ने तो अपने रूल्स बिल्कुल भी अमेंड नहीं किए थे, बिल्कुल भी चेंज नहीं किए थे। उन्होंने सीलिंग तो 3,500 रुपए की रखी थी। ये ईपीएफओ इस लेटर में मान रहा है कि नहीं? लेकिन ये मानने के बाद भी जब सीलिंग 5,000 की हो गई तो 5,000 के ऊपर जो भी पैसा बनता था दोस्तों 451 रुपीज, वो दोस्तों 417 रुपीज वो ईपीएफओ ने ईपीएस में लिया। फिर जब 2007 या 9 में फिर सीलिंग चेंज हुई 6,500 की हुई तो उसकी हिसाब से 541 रुपीज बनता था, वो भी ईपीएफओ ने हंसते हंसते स्वीकार किया। फिर जब 2014 के बाद दोस्तों सीलिंग हो गई 15,000 की, उसके बाद इसी बीएमएल के जो एम्प्लॉइज थे उनका 15,000 के ऊपर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन था 1,250 रुपए का, वो भी ईपीएफओ ने हंसते हंसते यहां पर स्वीकार किया। और तब ईपीएफओ को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं आया कि भाई आपका जो पीएफ ट्रस्ट का जो रूल्स कहता है वो कहता है कि आपने 3,500 रुपए के ऊपर नहीं करना चाहिए। यहां पर कोई भी इनको डाउट नहीं है। ईपीएफओ ने हर साल रेगुलरली इस ट्रस्ट का ऑडिट भी किया होगा, इनसे एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस भी लिए होंगे, जितना पैसा इनसे लिया जाना चाहिए पूरा लिया जाता है और पूरा ऑडिट इनका किया जाता है। एक बार भी 1993 से लेके 2025 तक ऑडिट में कभी भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया गया। लेकिन आज जब हायर पेंशन देने की बारी आ गई, अब ये बता रहे कि आपने रूल अमेंड नहीं किया तो हम आपसे पैसा हायर पेंशन का नहीं ले सकते। अब दोस्तों ये कहां का नेचुरल जस्टिस है, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा कि जब आपके फायदे की चीज थी तो तब आपने बिना किसी ट्रस्ट रूल के अमेंडमेंट के भी 5,000 पे भी कंट्रीब्यूशन लिया, 6,500 पे भी कंट्रीब्यूशन लिया, 15,000 पे भी आपने कंट्रीब्यूशन लिया। लेकिन अब जैसे हायर पेंशन देने की बारी आ रही है और एम्प्लॉय का सोशल वेलफेयर हो रहा है, एम्प्लॉय को फायदा हो रहा है, तो सडनली ईपीएफओ को याद आया कि 1993 से बीएमएल ने अपने ट्रस्ट रूल अमेंड नहीं किए और इसलिए 3,500 रुपए के ऊपर तो कर ही नहीं पाएंगे कंट्रीब्यूशन। तो क्या ईपीएफओ इनका पूरा पैसा इतना जो साल का 1993 से पूरा वापस करने को तैयार हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन हायर पेंशन नहीं देगा। तो दोस्तों ये तो हो गया एक आर्गुमेंट। एक केस में आपको वो भी दिखाना चाहता हूं दोस्तों कि जहां पर किसी बंदे को पैसा
डिमांड लेटर इशू हो गया, उसने पैसा भर दिया और फिर उसका कैंसिल किया। ये भी दोस्तों एक इंटरेस्टिंग केस है। मैं इसलिए दिखा रहा हूं दोस्तों क्योंकि जब मैं ओरली आपको बता रहा हूं कि ऐसे 3 केसेस थे, तो आपको कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हाँ मैं बात कर रहा हूं, तो छोटे से प्रूफ दिखा रहा हूं। थोड़ा 5 मिनट का टाइम जाता है, लेकिन आप इससे रिलेट कर पाएंगे। ये केस आपके साथ भी हो सकता है, इसलिए आपको जानना बहुत जरूरी है। अब दोस्तों ये जो केस मैं आपको दिखा रहा हूं, ये केस देखिएगा, ये एक्चुअली राउरकेला के ईपीएफओ ऑफिस से निकला हुआ केस है। और यहां पर टॉपिक अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, सब्जेक्ट दिया हुआ है रिफंड ऑफ अमाउंट टुवर्ड्स कंट्रीब्यूशन ऑन पेंशन ऑफ हायर वेजेस इन रिस्पेक्ट ऑफ श्री सो एंड सो। अब दोस्तों देखिए यहां पर क्या लिखा है। इन कनेक्शन विद द सब्जेक्ट cited above, it is stated that the establishment MSBPCL having PF code so and so is an exempted establishment. It appears from the respective trust rule of the establishment board of trustees that there is a limitation towards payment of EPS contribution over statutory limit, and therefore reference has been made for the decision of competent authority. As such, the amount paid by the pensioner towards arrear contribution of pension higher wages is being processed for refund. अब दोस्तों इनको डिमांड लेटर इश्यू हो गया था, इन्होंने पैसा भर दिया था, और अब यहां पर ईपीएफओ कह रहा है कि अभी आपका ट्रस्ट रूल हमारे रूल के साथ अलाइन नहीं हो रहा, हायर सीलिंग पे अलाउ नहीं कर रहा है, तो हम आपको रिफंड के लिए प्रोसेस कर दे रहे हैं। यू आर देयरफॉर रिक्वेस्टेड टू फर्निश बैंक डिटेल्स which are bank account number, name of the bank and branch, IFSC code in respect of so and so to this office, so that the amount could be refunded to the pensioner. और दोस्तों यहां पर असिस्टेंट पीएफ कमिश्नर राहुल केला ने साइन कर दिया और ये इशू कर दिया गया है। अब दोस्तों ये अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहां पर तो पैसा ले लेने के बाद, मतलब कि आदमी की उम्मीदें पूरी कंफर्म हो जाने के बाद, उसका पैसा ईपीएफ के पास पहुंच जाने के बाद, और पता नहीं उस आदमी ने किस तरह से पैसा जमाया हो सकता है उसने लोन ले लिया हो, उसके ऊपर इंटरेस्ट दे रहा हो, ये सब चीजें करने के बाद अब उसको बताया जा रहा है, क्योंकि आपके ट्रस्ट के रूल्स अब अलाइन नहीं करते। 18 जनवरी को सडनली ईपीएफओ की नींद खुली है और ईपीएफओ ने एक सर्कुलर जारी किया कि जहां जहां पर पीएफ ट्रस्ट का इश्यू है वहां पर हायर पेंशन की एलिजिबिलिटी नहीं देना, इसलिए पैसा वापस करना है, आपको इंटरेस्ट भी नहीं देंगे। ये खासियत बात बता रहा हूं, ये जो पैसा वापस किया जा रहा है इसके ऊपर इंटरेस्ट भी नहीं दिया जाएगा, और फिर अब उस व्यक्ति को बोला जाएगा कि आप अपना पैसा ले लो और हायर पेंशन को भूल जाओ। अब दोस्तों ये तो हो गई कि किस तरह से फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है। अब दोस्तों आइए देखते हैं कि कैसे फाइट बैक किया जा रहा है। अब दोस्तों इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जवाब दिखाऊंगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हर एम्प्लॉयर को 7 दिन का चांस दिया जा रहा है जहां पर वो अपना डिफेंस प्रोड्यूस कर सकता है एपीएफओ के सामने। तो दोस्तों अभी जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये है दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड, अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों ये भी एक पीएसयू कैटेगरी है, और दोस्तों इस कैटेगरी में इनको भी एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट के रूल्स के तहत इनको एक रिजेक्शन लेटर आया था एपीएफओ से कि आपके सारे एम्प्लॉयज का जो भी हायर पेंशन का एप्लीकेशन है उसको हम रिजेक्ट कर रहे हैं। और उसके ऊपर इन्होंने बहुत बढ़िया उत्तर दिया, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि किस तरह से फाइट बैक इन्होंने किया, और बहुत लॉजिकल फाइट बैक है। अब देखिए इन्होंने लिखा है, टू द रीजनल प्रोविडेंट कमिश्नर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड भविष्य निधि, राजा राम मोहन रॉय रोड, बैंगलोर। अब यहां पर सब्जेक्ट क्या था, रिप्लाई टू द नोटिस डेटेड जनवरी 23, 2025 इशूड बाय योर ऑफिस। और दोस्तों ये जो उत्तर इन्होंने लिखा है 29 जनवरी को, मतलब कि 6 दिन के अंदर ही दोस्तों इन्होंने अपना जस्टिफिकेशन यहां पर दे दिया है। इन्होंने यहां पर लिखा है, वी रिफर टू योर अबव नोटिस डेटेड जनवरी 23, 25 stating that in the view of the extant rules of the company and the guidelines issued on the matter, the employees members of the establishments are ineligible for exercising the joint option seeking higher pension under erstwhile para 11.3 and present para 11.4 of the employees pension scheme 1995, thereby calling for an explanation as to why application for the joint option submitted by the members employees of the company should not be rejected in the light of what it is stated in the notice under reply. As you are aware, Bharatiya Reserve Bank Note Mudran is an exempted establishment under the provisions of EPFO Act and the EPS scheme. The company has created a trust, namely Bharatiya Reserve Bank Note Mudran Private Limited Employees Provident Fund Trust. The trust has formed its rules, that is Bharatiya Reserve Bank Note Mudran Private Limited Provident Fund Trust rules, which are duly approved by you. अब दोस्तों यहां तक की स्टोरी ऐसी है कि इनको एक नोटिस इशू हुआ था और ये अब उसका रिप्लाई कर रहे हैं, ये यहां पर लिख रहे हैं, और ये बता रहे कि हम एक एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट है अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और हमारे जो भी रूल्स है ये ईपीएफओ ने मान्य किए थे, इसको अप्रूव किया था। इस लेटर में दोस्तों इन्होंने आगे कहा है, प्रायर टू द अमेंडमेंट टू द ईपीएस ऑन August 22, 2014 which came into the effect on September 1, 2014, the deputy general manager of the company wrote to your good office by letter dated September
01/2010 informing you that a certain section of employees had approached the trust requesting for permission to opt for a higher rate of contribution towards the pension fund. It was brought to your attention that the employees were desirous of opting for higher pension as was provided for in the erstwhile para 11.3 of the EPS, that is 8.33% of their actual year salary. Accordingly, a request was made by us for your guidance in this matter. As we received no response whatsoever, we wrote another letter dated January 22, 2013, reminding your office of the same. Copies of both the letters are enclosed herewith. अब दोस्तों यहां से इनकी लड़ाई शुरू हो गई है। अब यहां पर ये कह रहे हैं कि भाई 2014 का जो आपने बेंचमार्क रखा 1 सितंबर 2014 का पहले, उसके पहले की बात करेंगे। जब आपने सीलिंग बढ़ाए 15,000 रुपए की, उससे पहले की हम बात करेंगे। उसके पहले भी जो आपका पैरा 11.3 था, वो बहुत क्लियरली ये कहता था कि अगर आप एक्चुअल वेजेस के ऊपर कंट्रीब्यूट करना चाहे तो आप कर सकते हैं, और आपके एम्प्लॉयज इसके लिए अगर राजी हो तो आप हायर पेंशन ले सकते हैं। और इसीलिए इस कंपनी के जो डिप्टी जनरल मैनेजर थे, उन्होंने 2010 में 1 सितंबर 2010 में एक लेटर लिखा था ईपीएफओ को, उन सारे एम्प्लॉयज के तौर से जो चाहते थे कि उनको हायर पेंशन मिले और वो एक्चुअल हायर वेजेस पे ही अपना 8.33% डिडक्ट करवाना चाहते थे। अब दोस्तों ये लेटर जब ईपीएफ को मिला तो ईपीएफओ ने इसके ऊपर कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। और दोस्तों 3 साल बाद, मतलब कि जनवरी 22, 2023 में फिर से एक बार एक लेटर इन्होंने भेजा था, रिमाइंड करते हुए कि हमारे जो लोग हैं वो हायर पेंशन के लिए एलिजिबल माने जाने चाहिए और उनको हायर पेंशन लेनी है तो उनको अलाउ किया जाना चाहिए। अब दोस्तों आगे ये कह रहे हैं, upon coming into force of the above amendment with effect from September 1, 2014, we immediately wrote you wide letter dated September 4, 2014, expressing that the establishment is interested in opting for higher pension, that is on actual salary, and requesting your permission to opt for the same. Another letter came to be written to you on October 15, 2014, seeking permission to opt for higher pension. Copies of these 2 letters were enclosed herewith, Annexure B and B1. Despite all the above letters and repeated follow-ups, there was no response issued from office. अब दोस्तों पहले मैंने आपको बताया कि 1 सितंबर 2014 के पहले भी इन्होंने लेटर लिखा था कि हम हायर पेंशन लेना चाहते हैं। 1 सितंबर का जैसी अमेंडमेंट आया, वैसे ही 4 सितंबर को शार्प इन लोगों ने एक और लेटर ईपीएफओ को लिखा कि हम हायर पेंशन लेना चाहते हैं और जो करंट पैरा 11.4 है उसके अंडर हम हायर पेंशन लेना चाहते हैं, हमको अलाउ किया जाए। और जब ईपीएफओ का इसके ऊपर रिस्पॉन्स नहीं है तो उन्होंने दूसरा रिमाइंडर भी भेजा था अक्टूबर 15, 2024 को, लेकिन उसके बाद भी ईपीएफओ ने यहां पर कोई भी रिस्पांस नहीं लिया। दोस्तों मैं आपको बता रहा था ना इसके पहले कि पहले प्रोविजंस थे, लेकिन जब एम्प्लॉयज को एक्सरसाइज करने की बारी आती थी तब ईपीएफओ उसको नजरअंदाज कर देता था, कहीं कहीं पे तो फॉर्म सीधा रिजेक्ट कर देता था। और ये दोस्तों उसका बहुत क्लासिक केस इन्होंने राइटिंग में आपको दिया हुआ है। फिर क्या हुआ, आगे की स्टोरी पढ़ता हूं। While so, the employees of the company approached the Honorable High Court of Karnataka in writ petition number so and so connected with the writ petition number for a declaration that the petitioners are entitled to get higher pension on their actual salary from the date of joining the pension scheme, and for a direction to the Central Provident Fund Commissioner and yourselves to accept payment of the contribution to the pension fund equivalent to 8.33% of the actual salary with the retrospective effect. अब दोस्तों यहां पर ये कह रहे हैं कि जब ईपीएफओ ने इनकी रिक्वेस्ट को नजरअंदाज कर दिया तो ये लोग कर्नाटका हाई कोर्ट में भी गए थे ये रिक्वेस्ट करते हुए कि पीएफ कमिश्नर को ये डायरेक्शन दिया जाए कि भाई हमारा एप्लीकेशन मंजूर करे और हमको हायर पेंशन के लिए एलिजिबल पात्र माने और हमारी हायर पेंशन शुरू करे। The Honorable High Court wide order dated March 27, 2019 allowed the said writ petition with the direction that the balance amount lying over and above the ceiling limit is required to be forwarded by the trust to the EPFO within a period of 6 weeks. अब दोस्तों यहां पर हाई कोर्ट ने एक डायरेक्शन इशू किया था कि अगर आप सीलिंग से हटकर या सीलिंग से बढ़कर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो जो भी डिफरेंशियल अमाउंट ईपीएफओ को वापस करना चाहिए वो आपको 6 हफ्ते के अंदर वापस करना चाहिए। और दोस्तों ये कोर्ट का ऑर्डर था। Thereafter, the EPFO challenged the same in another connected matters, which came to be disposed of as withdrawn wide order dated November 9, 2022, basis the decision of Honorable Supreme Court in special leave petition and others connected matters in the Employees Provident Fund Organization versus Sunil Kumar, wide judgment dated November 4, 2022. अब दोस्तों जब हाई कोर्ट ने कर्नाटका हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि 6 हफ्ते के अंदर
एम्प्लॉयज को अपना पैसा जमा करना होगा ईपीएफओ के पास और तब उनकी हायर पेंशन शुरू हो जाएगी। तो ईपीएफओ इसको चैलेंज करने के लिए गया सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन दोस्तों तब तक ऑलरेडी एक केस वहां पर पहुंच चुका था जो सुनील कुमार का केस है, जिसका जजमेंट 4 नवंबर 2022 को है और जिसके साथ ही हायर पेंशन का माहौल फिर से देश में बन गया। अब दोस्तों क्योंकि यहां पर ऑलरेडी ये केस चल रहा था, तो अब नया केस दर्ज नहीं किया जा सकता था, वो सारे मैटर एक ही में क्लब कर लिए गए थे। By the virtue of the state judgment, the members of the pension fund employees were permitted to exercise the joint option to contribute higher pension as contemplated in para 11.3 and 11.4 of the EPS within a period of 4 months from the date of state judgment। और दोस्तों जो 2022 का जो जजमेंट आया, वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने सारे एग्जेम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशंस को ये हक दिया कि वो पैरा 11.3 और 11.4 जो ईपीएस का है उसके तहत हायर पेंशन के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं, और इसके लिए 4 महीने का समय दिया गया था। और ईपीएफओ के ऊपर भी दोस्तों ये 4 महीने का समय बाध्य था। इसीलिए फिर फाइनली जून 2023 तक, अगर आप देखेंगे फरवरी से लेकर जून 2023 तक का जो समय था, वहां पर एक पोर्टल बनाया गया जिसमें हायर पेंशन का एप्लीकेशन फॉर्म देने की सुविधा क्रिएट की गई। अब दोस्तों आगे की स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग है, आपको और मजा आएगा। In the light of the above, the trust sought your approval permission for initiating premature liquidation from the depository participants to enable compliance of the above direction of the Honorable Supreme Court, while later dated December 2, 2022 and December 13, 2022। अब दोस्तों इन्होंने बोला कि अब हमारे एम्प्लॉय तो पहले से इंटरेस्टेड थे, अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि 4 महीने के अंदर आपको प्रोसीजर खोलना है और उसके हिसाब से हायर पेंशन दी जाएगी, लेकिन जो पैसा वापस करना होगा वो तो लोगों का पीएफ ट्रस्ट में है ना, तो उसके लिए एक लिक्विडेशन का दोस्तों रिक्वेस्ट यहां पर दिया था। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, आपका जो पैसा पीएफ में होता है वो डिफरेंट जगह पर इन्वेस्ट किया होता है और उसकी जानकारी ट्रस्ट को, ईपीएफओ को देनी होती है। अगर वो पैसा आपको चेंज करना, अगर आपको उसको लिक्विडेट करना है, कैश फॉर्म में लाना है, तो उसके लिए ईपीएफओ की परमिशन लेनी पड़ती है। और उसके लिए दोस्तों 2 लेटर दिसंबर 2, 2022 और दिसंबर 13, 2022 को यहां पर इस कंपनी ने ईपीएफओ को दी थी। As there was no response from your office, a reminder letter was issued requesting permission for premature liquidation. We also submitted a letter dated December 26, 2022, February 13, 2023 and February 22, 2023 with the details of the estimated amount to be redeemed for the obligatory payment to EPFO। अब दोस्तों रिमाइंडर्स की हद देखिए, इन्होंने 2 दिसंबर को पहला लेटर भेजा, उसका रिमाइंडर भेजा 13 दिसंबर को, उसको फॉलोअप किया 26 दिसंबर को, फिर फरवरी 13, 2023 को भी दोस्तों ने फॉलोअप किया, फिर फरवरी 22 को भी फॉलो किया, लेकिन हद देखिए, ईपीएफओ ने कोई भी रिस्पॉन्स इनको नहीं दिया। Why did your letter dated 21/3/2023 it was directed that the trustees can redeem the investment which have matured due to mature shortly along with the new contributions be invested in short duration investment for this purpose। और दोस्तों 5 रिमाइंडर भेजने के बाद फाइनली मार्च 2023 में ईपीएफओ ने इनको एक लेटर इश्यू किया जिसमें लिखा था कि ट्रस्टी जाए तो वो जो भी इन्वेस्टमेंट उनका है उसको रिडीम कर सकते हैं और उसको शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें इन्वेस्ट करके रख सकते हैं, ताकि अगर ईपीएफओ बोले कि चलिए आपका हायर पेंशन का पैसा हमको रिफंड कीजिए तो तुरंत में दिया जा सके। कॉपीज ऑफ द लेटर्स एंड द रिस्पॉन्सेस आर एनक्लोज्ड हियर विथ 1 2 3 4 5 6 5 इनके लेटर, तो एक ईपीएफओ का लेटर। बाय योर सेवरल लेटर्स, ईमेल्स, नोटिसेस डेटेड August 3, 2023, August 4, 2023 and August 11, 2023 and September 21, 2023 requesting for details on the joint option applications and seeking clarification in that regard, the trust had issued responses to each of the above letters। अब दोस्तों फॉर्म जून 2023 में ले लिए थे, उसके बाद बहुत बार दोस्तों फॉर्म ईपीएफओ ने वापस भी भेजा होगा, उसके लिए कुछ खत भी लिखे होंगे और उन सब का क्लैरिफिकेशन देते हुए इस ऑर्गेनाइजेशंस ने पूरे रिस्पॉन्सेस को सही तरह से आंसर किया है और उनके सेटिस्फैक्शन के साथ फॉर्म ईपीएफओ को वापस भेजा। अब दोस्तों यहां पर इस ऑर्गेनाइजेशन ने अपना कंटेंशन ईपीएफओ के सामने रखा है। While we were under the bona fide belief that you were processing our members' application, we note that EPFO has issued a clarification on policy issues pertaining to the higher pension on January 18, 2025, inter alia stating that the eligibility of the members opting for higher pension should be determined basis the extant rules of the exempted establishment in consonance with the direction of Honorable Supreme Court judgment in Sunil Kumar, and that if the trust rules are sought to be amended subsequent to the judgment, applications of the members of such exempted establishment may not be considered। अब दोस्तों यहां पर ये बोल रहे हैं कि हमको तो लग रहा था कि आप हमारे हायर पेंशन के एप्लीकेशंस प्रोसेस कर रहे हो क्योंकि आपने हमको परमिशन भी दे दी हमारा जो फंड था उसको लिक्विडेट करने का, लेकिन सडनली 18 जनवरी 2025 को ईपीएफओ का एक लेटर आता
और बोलता है कि भाई ट्रस्ट रूल अगर अलाउ नहीं कर रहे तो बिल्कुल भी हायर पेंशन नहीं देना है, और उस जजमेंट के बाद, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद अगर कोई अमेंडमेंट किया है तो उसको भी अमान्य धरना है. Basis this, you have issued the above notices seeking an explanation as to why you should not reject our members' application seeking higher pension. Inter alia, stating that the approved trust rules do not provide for exercising joint option by the employer-employee towards contribution over and above the ceiling limit, and that the said trust rules clearly state that the contributions are subject to the ceiling limit. You would like to put out that the clarification issued by EPFO and your subsequent notice are contrary to the judgment of Honorable Karnataka High Court and the Honorable Supreme Court. दोस्तों यहां पर बहुत क्लियरली कह रहे हैं कि अगर आपने हमको जो भी नोटिस दिया है कि भाई आपके ट्रस्ट के रूल अलाउ नहीं करते सीलिंग के ऊपर जाके कंट्रीब्यूट करने का, इसलिए आपके कोई भी एप्लीकेशंस मान्य नहीं किए जाएंगे, ये बिल्कुल भी कॉन्ट्ररी जाता है कर्नाटका हाई कोर्ट के जजमेंट से और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से. अब दोस्तों यहां से कंटेंशन शुरू हो चुका है. In this regards, we may point out that your office was represented before the Honorable High Court of Karnataka through an advocate, and no objections whatsoever was raised in respect of your above grounds. All your other contentions were rejected, and the Honorable High Court allowed the petition, thereby extending the benefit of higher pension to our members subjected to the trust, transferring the monies exceeding the ceiling limit to EPFO. अब दोस्तों यहां पर क्या बढ़िया आर्ग्यूमेंट इन्होंने दिया. इन्होंने बोला कि जब हमने कर्नाटक हाईकोर्ट में केस डाले थे तो आपके एडवोकेट ने कोई भी पीएफ ट्रस्ट के रूल्स को वहां पर मेंशन तक नहीं किया था, और आज आप कह रहे कि भाई आपके पीएफ ट्रस्ट के रूल्स अलाउ नहीं करते इसीलिए आपको हायर पेंशन दी जाएगी. इतना ही नहीं, ईपीएफओ के वकील ने जितने भी कंटेंशन हाईकोर्ट के सामने रखे थे वो सारे के सारे खारिज कर दिए थे, और हाई कोर्ट ने हायर पेंशन की फैसिलिटी इस कंपनी के एम्प्लॉयज को एक्सटेंड की थी. सिर्फ शर्त ये रखी थी कि जो भी एक्स्ट्रा पैसा बनता है सीलिंग के ऊपर का वो इन एम्प्लॉयज को ईपीएफओ को वापस करना होगा. सिमिलरली द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज इन पैरा 38 हेल्ड एज अंडर. जो दोस्तों जो 4 नवंबर 2022 का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था उसमें जो पैरा 38 है वो क्या कहता है देखिए. फर्दर क्लॉज 1(3) ऑफ द पेंशन स्कीम कंटेम्पलेट्स कीपिंग विद इन इट्स फोल्ड्स द एस्टैब्लिशमेंट टू विच द 1952 एक्ट अप्लाइज. The employees of the exempted establishments are integrated into the pension scheme, and we are of the opinion that the employees of an exempted establishment should not be deprived of the benefit of getting option to remain in the pension scheme while drawing salary beyond the ceiling limit. In situations where similarly situated employees of the unexempted establishments can exercise such option. In the event the scheme is constituted in a way which would exclude them, that would lead to artificial classification of otherwise same categories of employees. Thus, the pension scheme ought to apply to the employees of the exempted establishment in the same manner as this scheme applies to the employees of unexempted or regular establishments. अब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर कहा गया था कि ईपीएस एक्ट के तहत ऐसे कुछ बॉडीज है, ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है जो अपना खुद का पीएफ ट्रस्ट रख सकते हैं, और क्योंकि यहां पर हायर पेंशन की एलिजिबिलिटी अनएग्जेम्प्टेड ट्रस्ट को दी गई है, अगर इन एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट के एम्प्लॉयज को भी हम हायर पेंशन की एलिजिबिलिटी ना दे तो ये उनके साथ अन्याय होगा और ये दो डिफरेंट कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयज क्रिएट करने समान हो जाएगा. और क्योंकि कोर्ट के नजर में सारे एम्प्लॉयज एक ही कैटेगरी होते हैं, क्योंकि सारे लोग एक ही तरह का कंट्रीब्यूशन दे रहे, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने सारे एग्जेम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशंस के जितने भी एम्प्लॉयज थे उनको भी ये फैसिलिटी एक्सटेंड की थी, जिसके साथ वो हायर पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं. दोस्तों यहां खत्म नहीं हुआ, अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये और अच्छे से पढ़ के बताएंगे. In para 39 of the said judgment, the Honorable Supreme Court directed, taking that the factor into account, we are of the view that in order to be entitled to the benefits of the pension fund, the employer and the employee simultaneously with exercising opinion in terms of the order of this court shall also have to give an undertaking of the transferring the employer's contribution at the stipulated are maintained by the trust, which shall be equivalent to a not lower than the sum which would have been transferable had such fund been maintained by the provident fund authorities. Such transfer shall take immediately after exercise of such option within such period as may be directed by the administrator of the pension fund. सुप्रीम कोर्ट ने भी दोस्तों यही कहा था कि अगर एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट की जो ऑर्गेनाइजेशंस है उनको अगर हायर पेंशन लेना है तो उनको जो डिफरेंशियल अमाउंट है वो वापस करना होगा और इमीडिएट करना होगा. इसके लिए एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर को एक अंडरटेकिंग लिख के देना होगा. वो अंडरटेकिंग लिख के देने के बाद में वो एलिजिबल हो जाएंगे. In addition to the above, para 44(2) of the said judgment specifically provided as under. Amendment to the pension scheme brought about by the notification of GSR 609E dated 22nd August 2014 shall apply to the employees of the exempted establishment in the same manner as the employees of the regular establishments.
ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम द एग्जेम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट शैल बी इन द मैनर एज वी हैव ऑलरेडी डायरेक्टेड। अब दोस्तों इन्होंने बोला है कि जो अमेंडमेंट अगस्त 2014 में हुआ था उसका जो भी प्रोविजन अनएग्जेम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशन को लग रहा है वही एग्जेम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशंस को भी लगेंगे। अब दोस्तों यहां पर सवाल ये आता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है जिनका ईपीएस में पैसा जाता था उनको तो ईपीएफओ ने अलाउ कर दिया, और यहां पर बार बार सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अगर एग्जेम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशंस के और अनएग्जेम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशन दोनों के एम्प्लॉय एक कैटेगरी के हैं तो दोनों को एक समान सुविधा मिलनी चाहिए। लेकिन ईपीएफओ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को तो अलाउ कर रहा है, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को भी अलाउ कर रहा है, लेकिन जब एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट की बात आ रही है तो वहां पर ट्रस्ट रूल का बहाना बना के उनके फॉर्म रिजेक्ट कर रहा है। और यही दोस्तों इस लेटर में कंटेंशन का मुद्दा बन गया और यही पर दोस्तों इन्होंने सही आवाज उठाई। ये कहते हैं इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव दैट नाइदर द ऑनरेबल कोर्ट ऑफ कर्नाटका नॉर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट has carved out any exception in the respect of eligibility of the members of the exempted establishments vis-a-vis higher pension. In fact, all your contentions before the above two forums were rejected. In fact, the Honorable Supreme Court has made it abundantly clear that the exempted establishments and the unexempted establishments are to be treated in the same manner without making any differentiation between the members for the purpose of obtaining higher pension. अब दोस्तों यहां पर ये बहुत क्लियरली बोल रहे हैं कि भाई जब कोर्ट में फैसला गया था तो दो कोर्ट, कर्नाटक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इन दोनों ने कहा गया था कि अनएग्जेम्प्टेड और एग्जेम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय को सेम तरह से ट्रीट करना है, कोई भी आपको यहां पर वेरिएशन नहीं रखना है। और उसी के साथ साथ दोस्तों जो भी कंटेंशन ईपीएफओ ने किया था वो पूरी तरह से मात खा गया था, और हायर पेंशन का जो भी प्रावधान जो यहां पर इशू किया था सुप्रीम कोर्ट ने वो इक्वली एलिजिबल था एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट के लिए भी। Furthermore, the Honorable Supreme Court has nowhere carved out any exception for those exempted establishments whose trust rules were amended subsequent to its decision. दोस्तों यहां पर यह कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई भी एक्सेप्शन नहीं रखा था कि भाई हमारे जजमेंट के बाद में कोई भी exempted organizations अपना ट्रस्ट रूल चेंज नहीं कर सकता। Such being the case, the clarification issued by EPFO dated January 18, 2025, stating that the members' applications seeking joint option to contribute a higher pension of the exempted establishments whose rules are amended after the judgment of Honorable Supreme Court may not be considered, or that the extant rules are the basis for determining eligibility, not only seeks to overreach the judgment of Honorable Court of Karnataka and Honorable Supreme Court, but is also arbitrary and without any basis. Therefore, your actions in rejecting our employees or members' applications on the ground mentioned in your notice are contemptuous in nature. Further, the above clarification is contrary to the Act and the EPS, and the same being welfare legislation. अब दोस्तों यहां पर ये बोल रहे हैं कि जब इतना क्लियर अंडरस्टैंडिंग दोनों कोर्ट के जजमेंट में था तो भाई आपने 18 जनवरी को ऐसा रूल बनाए क्यों कि भाई एग्जिस्टिंग रूल्स जो होंगे पीएफ ट्रस्ट के उसके ऊपर ही हायर पेंशन की एलिजिबिलिटी निकलेगी। आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद में ट्रस्ट रूल्स को अमेंड नहीं कर सकते। ये सब बकवास आपको कहां से पता चल रही है? क्योंकि इसका मतलब है कि आप जजमेंट के ऊपर जाके कोई अपना प्रोविजन बना रहे हो, उसको ओवर रिच तरीके से उसको रीड कर रहे हो, और आप जो भी चीज कर रहे हो ये सिर्फ आपका ओवर रीडिंग नहीं है, ओवर रीचिंग नहीं है, ये एक्चुअली कंटेम्प्ट है कोर्ट का, क्योंकि आप कोर्ट के ऑर्डर के अबाउ जाके अपने रूल बना रहे हो जो एक्चुअली कोर्ट के ऑर्डर के साथ में कॉन्ट्रेरियन नेचर के हो जाते हैं। और इसीलिए ये बोल रहे हैं कि सिर्फ कोर्ट के नहीं, जो एक्ट बने गए, जो पीएफ का एक्ट बनाया गया है, जो ईपीएस का एक्ट बनाया गया है, वो एक्चुअली सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन है, और उसको आप इतना स्ट्रिक्टली रूल कर रहे हो, अपने हिसाब से रीड कर रहे हो, और लोगों की पेंशन यहां पर अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो। तो दोस्तों आप एक गलत कर रहे हो, और ईपीएफओ को यहां पर बोला गया कि आपका जो एक्शन है कंटेम्प्चुअस है, आपके ऊपर सुप्रीम कोर्ट एक्चुअली कंटेम्प्ट का यहां पर एक्शन ले सकता है। Going forward, and in any case, by way of abundant caution, we would like to inform you to your attention that we have submitted our amended trust rules under cover of our letter dated September 21, 2023 for your approval. In spite of repeatedly following up your office, there was no response to the same. However, belatedly on May 27, 2024, you have made some observation on the amended trust rules, which have been clarified to you. Despite above, till date, you have not approved the amended trust rules. अमेंडमेंट मानने की तो छोड़िए, हमने एक्चुअली सितंबर 21, 2023 को अमेंड करके आपको रूल्स भेज दिए थे, और आपने उसके ऊपर कुछ भी एक्शन नहीं लिया। उसके बाद पता नहीं आपको कैसे आपकी नींद खुली 1 साल बाद, और आपने 27 मई 2024 को फाइनली आपके ऑब्जर्वेशन दिए, और ऑब्जर्वेशन का जब क्लैरिफिकेशन इस ऑर्गेनाइजेशन ने दे दिया उसके बाद भी उनका अमेंडमेंट अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुआ है। In the light of the above, we would therefore request you to kindly withdraw the notice under the reply and accept the applications of the member of our establishment seeking higher pensions.
अब दोस्तों ये कह रहे हैं कि हमने जो जस्टिफिकेशन दिया है इसके तहत आपको हमारे लोगों को हायर पेंशन का फॉर्म देना चाहिए, उनका फॉर्म रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। अब देखिए दोस्तों कितना बढ़िया फीडबैक इन्होंने दिया और कितना लॉजिकली दिया है। इन्होंने अपने इसमें ये कहा है कि हमने भाई 2014 के पहले भी आपको 3-4 बार हमने एप्लीकेशन दिया कि हमारे लोगों को हायर पेंशन दो, तब भी आपने नहीं किया। फिर 2014 के बाद आपने रूल चेंज किए, तब भी हमने 2-3 बार आपको एप्लीकेशन दिया, तब भी आपने नहीं किया। फिर फाइनली हमको कोर्ट जाना पड़ा। हाई कोर्ट में हम लोग केस जीते। हाई कोर्ट में केस जीतने के बाद में हाई कोर्ट ने हमको अलाउ किया कि 6 हफ्ते के अंदर हम पैसा दे देते हैं तो आपको हमको हायर पेंशन का एप्लीकेशन देना चाहिए। फिर आप सुप्रीम कोर्ट में गए अपील करते हुए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी एक केस चल रहा था। जब नवंबर 2022 में उस कोर्ट केस का जजमेंट आया तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एग्जेम्प्टेड और अनएग्जेम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशंस के एम्प्लॉयज के बीच में कोई भी फर्क नहीं किया जाएगा और दोनों को सिमिलर रूल्स एप्लीकेबल होंगे और इसीलिए दोनों को हायर पेंशन की एलिजिबिलिटी आनी चाहिए। लेकिन आपको सडनली 18 जनवरी 2025 को पता नहीं कहां से आपकी नींद खुल गई और आपने एक रूल बना दिया कि भाई ट्रस्ट रूल के बेसिस पे हम फॉर्म को रिजेक्ट कर सकते हैं। और वो जो आपका रीडिंग है, वो रीडिंग जो है वो एक्चुअली कंटेम्प्चुअस नेचर का है और इसको एक्चुअली आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को खारिज कर रहे हो और अपने मन मुताबिक यहां पर रूल बना रहे हो, ऐसा इनका कहना है। एंड दे हैव गिवन अ वेरी वेरी क्लियर जस्टिफिकेशन ऑफ व्हाट हैज हैपेंड, हाउ दे हैव चार्टेड ऑल द जर्नी। जो उनका जर्नी था दोस्तों, और मतलब 2010 से अगर आप देखिए उनका फाइट चल रहा था और 2024 तक की जो ग्राउंड रियलिटी दोस्तों वो यहां पर इन्होंने दी। और इनका जब आप आर्गुमेंट पढ़ेंगे तो आपको बहुत लॉजिकल लगेगा। अब देखते दोस्तों ईपीएफओ इसके ऊपर क्या रिप्लाई। अब दोस्तों जल्दी से आपको एक और पब्लिक सेक्टर का लेटर दिखाता हूं जो इन्होंने रिप्लाई ईपीएफओ ऑफिस को दिया और इसमें सिर्फ इनके बयान के ऊपर फोकस करेंगे, जो पहले का लेटर था उसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे। तो चलिए मैं आपको फटाफट दिखाता हूं। अब दोस्तों ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये भी रिस्पॉन्ड कर रही है केआरपुरम बेंगलुरु के लिए। और दोस्तों देखिए इन्होंने यहां पर क्या कहा है। इन्होंने यहां पर कहा है कि भाई हमारे जो ट्रस्ट रूल है वो पैरा 11B में कहते हैं दैट वेयर द पे ऑफ द मेंबर एक्सीड्स ₹6,500 per month, the contribution payable by the employer is limited to this amount on his pay of 6,500. Accordingly, the PF trust was remitting ₹541, that is 8.33% of 6,500 up to 31/8/2014. The members retiring during this period were allowed pension based on this pay. Subsequently, White Gazette notification dated 22/8/2014, which was effective from 1/9/2014, the ceiling was increased to 15,000. And accordingly, the trust commenced remitting 1,250, being 8.33% of the revised ceiling. The EPFO has also commenced issuing pension orders based on the revised ceiling to the members of the trust retiring post 2014 without insisting for any amendment to the trust rule as well as without reference to the trust rules. However, it is very surprising to note that for the present case of higher pension, the trust rules are being referred to as a social benefit to the retired members who had served the company and in turn the nation for over 3 decades is being denied. अब दोस्तों यहां पर देखिए इन्होंने वो पॉइंट रेज किया जो मैंने बहुत पहले आपको बताया था कि भाई इस ट्रस्ट के जो रूल्स थे वो बोलते हैं कि 6,500 के सीलिंग के ऊपर आपको ईपीएफ में पैसा डालना है। लेकिन जब 1 सितंबर 2014 के बाद में ईपीएफ ने सीलिंग बढ़ा दी, 15,000 का कर दी, तो ये ट्रस्ट बाय डिफॉल्ट 541 रुपीज से चेंज होकर 1250 रुपीज एम्प्लॉयज की तरफ से रिमिट करने लगा और ईपीएफ ने तब उसको हंसते हंसते एक्सेप्ट किया। उसके ऊपर जो भी पेंशन बनती थी उसके पीपीओस भी इशू करना शुरू किया। लेकिन एक बार भी ये नहीं बताया कि भाई आपके ट्रस्ट रूल अलाउ ही नहीं करते 15,000 रुपए के ऊपर जाने के लिए। तो बिना ट्रस्ट रूल को अमेंड किए आपने वहां पर मान लिया कि 15,000 के ऊपर हम पैसा दे सकते हैं। 6,500 से 15,000 की सीलिंग ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि ईपीएफ ने उस तरह का रूल लाया हुआ है ना दोस्तों। और इन्होंने ये बोल रहा है कि भाई इसके लिए, और खासियत बात यह कि जब ऐसा होता है ना दोस्तों तो आपका ऑडिट भी होते रहता है। आपके एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट का हर साल ऑडिट होता है और ऑडिट में चार्जेस भी पे किए जाते हैं। वो सब ईपीएफ ने ले लिया, ऑडिट में कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं निकाला। और जब तक सीलिंग के ऊपर चल रहा था तब तक किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। सीलिंग बदलते रहे, 100 बार बदलते रहे, उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जैसे ही हायर पेंशन का ऑर्डर आ गया वैसे ही यहां पर ईपीएफओ ने बोला ट्रस्ट रूल्स, और ट्रस्ट रूल्स के तहत हर चीज को डिनाई कर दिया। और ये वो लोग हैं जिन्होंने 3-3 दशकों तक देश की सेवा की है, कंपनी की सेवा की है, नेशन की सेवा की है। अब देखिए दोस्तों यहां पर ट्रस्ट के रूल की बात करेंगे अभी, है ना। फर्दर द रूल 31A1 स्टैट्यूटरी प्रोविजंस टू हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ द अप्रूव्ड ट्रस्ट रूल इंडिकेट्स इन द absence of any specific provision in the approved trust rules is less beneficial than the corresponding provision of the EPF and the MP Act 1952 framed thereunder. The latter provision shall prevail mutatis mutandis. अब दोस्तों ये बोल रहे हैं कि अगर आप ट्रस्ट रूल की बात कर रहे हैं तो हमारे ट्रस्ट रूल में एक और रूल है। वो ये बोलते हैं कि अगर हमारे ट्रस्ट रूल का ऐसा कोई प्रोविजन है जो ईपीएफ एक्ट
या मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट के अगेंस्ट जाता है, ओके, या उसके साथ कॉन्ट्ररी हो जा रहा है, तो जो गवर्नमेंट का जो एक्ट बना है वो प्रिवेल करेगा। मतलब जो भी एग्जिस्टिंग लॉ होगा वो प्रिवेल करेगा इस ट्रस्ट रूल के ऊपर। और दोस्तों लॉजिकल भी है कि कोई भी ट्रस्ट का रूल सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ के ऊपर नहीं हो सकता, इस देश के कानून के ऊपर नहीं हो सकता। अब दोस्तों यहां पर ये बोल रहा है, और इसीलिए इन्होंने यहां पर अपने ट्रस्ट रूल में प्रोविजन डाल के रखा था कि ऐसा कोई कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है तो लॉ विल प्रिवेल, नॉट द ट्रस्ट रूल्स। Also, Rule 31A2 indicates where any provision of the rule conflicts with any provisions of Effect Act, the latter shall always be deemed to prevail. मतलब कि अगर कोई भी contrary provision हो जाता है तो गवर्नमेंट का लॉ ही यहां पर दोस्तों चलेगा। The Honorable Supreme Court, in its judgment, being the law of the land, has also indicated and made it very clear that the statutory provisions shall prevail over the trust rules and allow the exempted employees to exercise the option till 31/5/2024. अब दोस्तों इनका ये कहना है कि लॉ ऑफ द लैंड का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि ईपीएफ एक्ट जो पार्लियामेंट पास करता है, सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट देता है वो भी लॉ ऑफ द लैंड होता है। और सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्लियरली माना है कि द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस शैल प्रिवेल ओवर द ट्रस्ट रूल्स एंड अलाउ द एम्प्लॉयज टू एक्सरसाइज द ऑप्शन टिल 31/5/2024। सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है। ये कह रहे दोस्तों, इन द अबव बैकड्रॉप, रिलाइंग ऑन ईपीएफओ मैनुअल ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर पार्ट पॉइंट्स 2.1.1b and 2.1.1c of remitting contribution of 8.13% on pay exceeding 5,000 per month from the date of commencement of the scheme, okay, whichever is latter is also not in the rights period of providing social security to the retired employees। जब ये बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने लॉ ऑफ द लैंड क्रिएट कर दिया, जजमेंट दे दिया, तो आप ये क्या अकाउंटिंग के रूल्स लेके बैठे हो, हमको क्या बता रहे हो? The provision of the manual which are better known to the officials of the EPFO and could have insisted while conducting annual compliance audit and ensured compliance. However, in none of the annual compliance audits till date, any such observations were made. Therefore, resorting to the accounting manual at this juncture is not justified. उन्होंने यही कहा है कि अगर अकाउंटिंग के प्रैक्टिसेस इतने स्ट्रांग थे, जहां पर अकाउंटिंग का जो रूल है वो 5,000 की लिमिट बोलता है, उसके बाद दोस्तों लिमिट बढ़ाएगी 6,500 की, उसके बाद लिमिट बढ़ाएगी 15,000 की, और जब जब हमने 5,000 के रूल को वायलेट करके 6,500 पे पैसा दिया, 15,000 पे पैसा दिया, तब आपने एक्सेप्ट किया, तब आपको कंप्लायंस की बात नहीं आ रही थी। जब इतने ऑडिट आपके हुए तब आपको कभी भी कंप्लायंस का इशू नहीं है, और आज जब हायर पेंशन देने की बारी है तो आपको कंप्लायंस देने की बारी है। ये दोस्तों यहां पर स्ट्रिक्टली ये लोग कह रहे हैं। नॉटविथस्टैंडिंग, पॉइंट ई में कहते हैं, नॉटविथस्टैंडिंग द मेंबर्स ऑफ द ट्रस्ट थ्रू जॉइंट एप्लीकेशन हैव एक्सरसाइज्ड द ऑप्शन फॉर पेंशन ऑन हायर वेजेस इन द ईयर 2022-23 एंड आर विलिंग टू रिमिट द डिफरेंशियल अमाउंट along with the interest based on the demand letter to be issued by EPFO. The retired employees are eagerly waiting for demand letters for over 2 years and rejecting the application at this stage which cause serious setbacks to the senior citizens. अब इन्होंने बोला है कि भाई आपकी सब चीजें हम भूल के भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को मान के 2022-23 में हमने हायर पेंशन का एप्लीकेशन दिया, 2 साल तक हमारे एम्प्लॉय इसका वेट करते रहे, और 2 साल बाद आप बता रहे हैं कि अब उनके एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रहे हैं, ये कहां तक सही है? अब दोस्तों पॉइंट एफ में कहते हैं, as per EPF Act 1952, 12% of the basic pay and the dearness allowance thereon is recovered from each member and an equal amount is contributed by the employer. Out of the amount thus recovered, 8.33% of the amount prescribed by the EPFO from time to time, that is 5,000 ceiling limit, 6,500 ceiling limit, 15,000 ceiling limit, is remitted to the EPFO on monthly basis. The balance amount is retained with the PF trust of the establishment. The PF trust is formed based on the exemption granted by the EPFO, and for all practical purposes, the members of the exempted PF trust are also required to comply with the rules, guidelines, circular notifications, and so on issued by EPFO, and are also eligible to the benefits of the EPFO scheme as may be applicable. The PF trust is also making payments of the inspection administrative charges to EPFO based on the total salary wages paid on monthly basis without applying any ceiling. The same is being accepted by EPFO without any remarks during a number of annual compliance audits and accepted for the years together. दोस्तों जो मैंने अभी बात कही थी कि बार बार आपका ऑडिट हुआ, आपने कभी भी कंप्लायंस की इशू नहीं उठाया, अब उठा रहे हो। अब दोस्तों ये कंपनी भी यही कह रही है कि भाई जब सुप्रीम कोर्ट ने हायर पेंशन का अलाउ किया है तो आप हमारे कंपनी के 8,702 एम्प्लॉयज का फॉर्म इस तरह से आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। The clarification on policy issues related to the processing of pension on higher wages issued by letter dated 18/1/2025 needs to be reconsidered in its true spirit with effect to in respect to the exempted establishments eligibility for pension on higher wages and not to be based on trust rule, which was never a mention in the Honorable Supreme Court judgment dated 4/11/2022. ये बोल रहे हैं कि आप जो भी क्लैरिफिकेशन 18 जनवरी 2025 को जो आपने इशू किया है वो ट्रू स्पिरिट में आप नहीं ले रहे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के, क्योंकि इस जजमेंट में कहीं पर भी ये नहीं लिखा था कि पीएफ ट्रस्ट की
बात की जाएगी या उसको इन्वोक किया जाएगा। इनफैक्ट division has submitted the modified trust rule based on the observation in the compliance audit during 2016-17 and further discussion deliberations during the months of April and May 2018. As desired by EPFO KR-Puram, both the hard and soft copy of the modified PF trust rules were submitted on 30/7/2018, which was duly acknowledged by EPFO KR-Puram through email. The approval is pending from EPFO KR-Puram since then. मतलब ये बोल रहे हैं कि 2022 छोड़ दो, हमने 2016, 17, 2018 में भी दोस्तों हमारे रूल्स को चेंज किए थे ताकि जो भी करंट रियलिटी उस टाइम की होगी उसका अलाइन किया जाए, और उसका सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी सब ईपीएफओ ऑफिस को दिया, लेकिन आज तक उसका अप्रूवल नहीं आया। तो दोस्तों ये तो एफिशिएंसी दर्शाता है ईपीएफओ की, और हमको ये सब जान के आश्चर्य नहीं हो रहा। हमने 2 साल में देख लिया कि हायर पेंशन के लिए ईपीएफओ कितना एफिशिएंटली काम कर रहा है, और अगर यहाँ पे 6-6, 7-7 साल तक अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के ट्रस्ट रूल अप्रूव नहीं कर पा रहा है ईपीएफओ, तो हमको कोई बहुत ज्यादा आश्चर्य होने की बात नहीं, क्योंकि ईपीएफओ इसी स्पीड से काम करता है। और दोस्तों एंड में इन्होंने यही गुजारिश की है कि भाई considering the facts indicated above, it is once again requested to reconsider the grant of pension higher wages in line with the judgment of Honorable Supreme Court dated 4/11/2022, which is apparently with an objective of social security in the retired life for the members and not to discriminate between exempted and non-exempted establishment while dealing with the pensionary benefits under EPS 95. ये वही बोल रहे हैं कि भाई एक सोशल वेलफेयर का लेजिस्लेशन है, इसके ऊपर आपने सोशल वेलफेयर के हिसाब से सोचना चाहिए और आपने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को वर्ड टू वर्ड फॉलो करना चाहिए, और इसीलिए हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के एम्प्लॉयज का जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा लंबा चल गया, क्योंकि मैंने आपको पहले ही दिखाया कि रिजेक्शन लेटर आते किस तरह से, और फिर मैंने आपको बताया कि किस तरह के रिप्लाईज कंपनीज जो है या एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट जो है वो ईपीएफओ को दे रहे हैं। और दोस्तों मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कहीं पे भी ये नहीं लिखा था कि भाई ट्रस्ट रूल इन्वोक किए जाएंगे। ट्रस्ट रूल की सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बात ही नहीं करता। दूसरी चीज जो कहता है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, वो ये कहता है कि एग्जेम्प्टेड और अनएग्जेम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशंस के एम्प्लॉयज को सिमिलर ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। अगर अनएग्जेम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशंस के एम्प्लॉयज को अगर यहाँ पर हायर पेंशन दी जा रही है तो एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट के लोगों को भी यहाँ पर हायर पेंशन दी जानी चाहिए। तीसरी बात यह है दोस्तों, जिस रूल 2.1.1 बी और 1.1 सी की बात यहां पर की जा रही है वो 5000 सीलिंग की बात करती है, लेकिन वो 5000 की सीलिंग के बाद भी दोस्तों 6500 की सीलिंग आई, 15000 की सीलिंग आई, और उसके ऊपर पैसा लेने के लिए ईपीएफओ को कभी भी ट्रस्ट रूल अमेंड करवाने की जरूरत नहीं पड़ी। और तब अगर उन्होंने मान्य किया तो आज हायर पेंशन की एप्लीकेशन को मान्य करने के लिए क्यों आगे पीछे देखा जा रहा है। और दोस्तों यहां पर बार बार ये बात सामने आ रही है कि ये जो हायर पेंशन का एप्लीकेशन दिया गया है ये एक सोशल वेलफेयर मेजर है, इसको सोशल वेलफेयर की तरह ही लेना चाहिए। और दोस्तों जैसे कि हमने देखा था ईपीएफओ के जो भी कंटेंशंस थे वो कर्नाटक हाई कोर्ट में रिजेक्ट कर दिए गए थे, सुप्रीम कोर्ट में रिजेक्ट कर दिए गए थे, और उसी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बैलेंस जजमेंट दिया था सारे ट्रस्ट के लिए भी और जितने भी ईपीएस के बेनिफिशियरीज हैं सबके लिए भारत भर, कि भाई हर कोई अगर हायर पेंशन लेना चाहे तो ट्रस्ट रूल की कोई बात नहीं सुप्रीम कोर्ट करता है, वो बोलता है कि सबको इक्वल ट्रीटमेंट दो, सबको हायर पेंशन दो। और दोस्तों यहां पर अगर 18 जनवरी 2025 का सर्कुलर जो भी ईपीएफओ ने इश्यू किया ये बिल्कुल स्ट्रांगली कंटेम्प्चुअस है, ये स्ट्रांगली इन वायलेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है। तो दोस्तों यहां पर ईपीएफओ को अपना सर्कुलर वापस लेना चाहिए और सारे एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट को दोस्तों एलिजिबल करार देकर उनके फॉर्म को एक्सेप्ट करना चाहिए। दोस्तों आज के इस वीडियो में मेरी कोशिश रही है कि आपके सामने एक ऐसा नैरेटिव प्रेजेंट करूं जो ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्मल तरीके से ईपीएफओ को लिख कर दे रही है कि भाई हम जो बात कह रहे हैं, मैं जो स्टार्टिंग से कह रहा हूं कि ईपीएफओ जब भी ट्रस्ट रूल की बात कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को वायलेट कर रहा है, और दोस्तों यही ऑन पेपर ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस ईपीएफओ को बताने की कोशिश कर रही है। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपके जिंदगी में वैल्यू एडिशन किया है तो जरूर मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर दोस्तों आपको लगता है कि और कुछ ऐसा मुद्दा है जो किसी और एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन को उठाना चाहिए तो वो भी दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। दोस्तों यहां पर डेफिनेटली अनएग्जेम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में अन्याय हो रहा है और इस अन्याय के लिए आवाज उठाना बहुत जरूरी है, और ये हमको संविधान ये हक देता है कि हम हमारे हक के लिए आवाज उठाए, और सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो उसके ऊपर सुनवाई करे। और दोस्तों यहां तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर जजमेंट दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी सोशल वेलफेयर को माना है और एम्प्लॉय के फेवर में जजमेंट दिया है, तो यहां पर ईपीएफओ अपने मन मर्जी का उसका रीडिंग किस तरह से कर सकता है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर दोस्तों आप मेरी इस बात से सहमत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों ये वीडियो लंबा है, थोड़ा डिस्क्रिप्टिव है, लेकिन आपकी और मेरी ये जो फाइट चल रही है हायर पेंशन के लिए, तो दोस्तों इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए एक एक ऑर्गेनाइजेशन में 8-8, 9-9 हजार लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं। दोस्तों ये कितना बड़ा सोशल वेलफेयर मेजर डिनाई किया जा रहा है। अगर इसके लिए आप और मैं आवाज नहीं उठाएंगे तो कैसा चलेगा।
और दोस्तों अगर मैं यहां पर आपके सामने यूट्यूब पर बैठकर यहां पर कुछ आवाज उठा रहा हूं, तो दोस्तों मैं अपना कर्तव्य पूरा कर रहा हूं। मैं अपने हक के लिए, मैं अपने भाइयों के हक के लिए, मैं अपने दोस्तों के हक के लिए दोस्तों यहां पर आवाज जरूर उठाऊंगा। क्योंकि अगर एक भी इंसान की हायर पेंशन एप्लीकेशन फालतू रीजन की वजह से रिजेक्ट हो जाती है, तो वो जस्टिस डिनाइड ही माना जाएगा। और मुझे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे इंटेंशन के साथ में जजमेंट दिया था, ताकि हर किसी सीनियर सिटीजन के साथ में जस्टिस हो और उनके बुढ़ापे में उनको बहुत अच्छा सहारा मिले। और दोस्तों यहां पर ईपीएफओ के खैरात में पैसा नहीं बांट रहा। ईपीएफओ हमारे हार्ड अर्न मनी को वापस लेने के बाद उसके ऊपर इंटरेस्ट कमा के हमको पैसा दे रहा है। तो ईपीएफओ का ये फर्ज बनता है कि सोशल वेलफेयर को लागू करे, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को सही स्पिरिट में लागू करें। अगर दोस्तों आप मेरी इस बात से सहमत है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, वायरल कीजिए, ताकि हमारी आवाज दुनिया के हर आदमी के पास पहुंच सके, इन ईपीएफओ ऑफिशियल्स के कानों में पहुंच सके कि भाई आम जनता क्या सोच रही है। जब तक दोस्तों आप इस वीडियो को शेयर नहीं करेंगे, तो दोस्तों आप अपना कर्तव्य नहीं कर रहे। लोग पता है कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बता रहे हैं कि भाई एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट के लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है, एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट के लोगों के साथ में बहुत अन्याय हो रहा है। तो मैं तो मेरा काम कर रहा हूं, मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूं, मैं इसके ऊपर आवाज उठा रहा हूं। आप क्या कर रहे हैं? क्या आप ऐसे वीडियोस को प्रमोट कर रहे हैं? क्या आप ऐसी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं? क्या आप ऐसे वीडियोस के साथ एंगेज हो रहे हैं? क्या आप यूट्यूब को बता रहे हैं कि भाई ऐसे वीडियोस ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो रहा है? अगर दोस्तों आप ये सब नहीं कर रहे हैं, तो फिर या तो आपको रोना नहीं चाहिए कि आपके फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है, या अगर आप रो नहीं रहे तो फिर ऐसी वीडियोस को आपको प्रमोट करना चाहिए। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास में शेयर कीजिए, ऐसी वीडियोस को लाइक कीजिए, इसके साथ एंगेज कीजिए, कमेंट कीजिए, हमको बताइए कि आपकी दिक्कत क्या है। हम कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज ज्यादा से ज्यादा उठा सके। तो दोस्तों अगर आज तक आपने वैल्यू एडिशन को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके हक के लिए लड़ता है। ये चैनल आम आदमी आवाज को उठाता है। ये चैनल सीनियर सिटीजन के वेलफेयर के लिए काम करता है। तो दोस्तों अगर आज तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो दोस्तों आपका फर्ज बनता है कि अगर मैं आपके लिए आवाज उठा रहा हूं, तो आपने सब्सक्रिप्शन देना चाहिए, ताकि यूट्यूब को पता चले कि ऐसे मुद्दे उठने चाहिए, ऐसे मुद्दे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने चाहिए, ताकि कभी तो हमारी आवाज सरकार के कानों में गूंजेगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आज ये वीडियो खत्म होने से पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो चलिए दोस्तों जल्दी मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, एक नए डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब करते रहिए हमारा चैनल वैल्यू एडिशन। धन्यवाद।